Hello everyone. So in this video we are going to compare between the NRI person of Indian origin and OCI card holder. Okay. So here in Lakshmikant, these are given in tabular form. Okay, and we will move in this way only. And remember, it might be possible that you will not be able to remember each and every point, okay, but the only way through which you can mark your answer correct within the examination in multiple revisions, either you do it by yourself or by hearing this lecture, especially for these sections again and again. Okay, वैसे तो मैं सभी सारे सेक्शन के लिए बोलता हूँ, ठीक है, कि आप इसको बार बार सुन सकते हैं, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ क्योंकि जब आप बार बार किसी चीज़ को सुनते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी में सेव हो जाता है। एंड वन थिंग विच आई ऑल्सो वॉन्ट टू एडवाइस इज दैट, look, if you are going to see any video on your online platform, okay, or you are going to follow in teachers, okay, then stick with them, okay, either me or anyone else, okay, or try to stick with them. The reason is that when you are going to become, when you are stick with single teachers, automatically their words are going to engraved within your mind, okay, and you are not going to not going to just forget the things, okay, it will going to feed within your mind, and when you are going to sit in your examination halls, of course it will help you a lot. So uh, remember this point. Okay, so now we are going to discuss the differences between all these three. So सबसे पहले कौन एलिजिबल होता है? तो नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, देखो, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें ना, तो बेसिकली इंडियन सिटीजन ही होता है, बस वो किसी दूसरी कंट्री में टेम्परेरी पर्पस के लिए स्टे कर रहा है, होता है, ओके, ठीक, कुछ समय के लिए वो बाहर रहता है, लेकिन सिटीजनशिप उसकी इंडियन ही होती है, पासपोर्ट उसका इंडियन ही होता है। अब आपको यहाँ पे कई बार आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पासपोर्ट एंड वीज़ा। सो पासपोर्ट क्या होता है? पासपोर्ट बेसिकली आपकी कंट्री आपको प्रोवाइड करती है, ओके, एंड इट इज़ बेसिकली अप्रूव दैट यू आर इंडियन सिटीजन्स। जबकि वीज़ा क्या होता है कि जो जिस कंट्री में आप जाने वाले होते हो वहाँ की कंट्री आपको प्रोवाइड करती है। तो ये आप डिफरेंस याद रखेंगे। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का क्या मतलब है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का बहुत सिंपल सा मतलब है कि आप किसी ऐसे सिटीजन्स के बेटे हैं या चाइल्ड हैं, ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हैं, ठीक है, या आपके जो एंसेस्टर हैं, बेसिकली एंसेस्टर जो हैं आपके, बेसिकली ना, मतलब जो आपके पूर्वज हैं, वो किसी न किसी टाइम पे इंडिया के सिटीजन्स रहे हों, तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो जाएंगे। दैट्स इट। आप इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं याद रखने की ज़रूरत है। ओके, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का क्या कॉन्सेप्ट है कि वो सारे पर्सन जो सिटीजनशिप एक्ट 1950 के अंदर रजिस्टर्ड हैं एज ए OCI, तो वो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर कहे जाएंगे, ठीक, ये आप ध्यान रखिएगा। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें NRI और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है, बहुत कॉमन सी चीज़ है कि भाई NRI कौन होगा, ठीक है, तो ऊपर हमने देखा ही, ठीक। उसके बाद अगर OCI के लिए कौन एलिजिबल होगा तो इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मान लो कोई ऐसा सिटीजन, ठीक, कि जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस टाइम, ठीक है, या उसके बाद इंडिया का सिटीजन रहा हो, ठीक है, या तो कमेंसमेंट के टाइम या उसके बाद इंडिया का सिटीजन रहा हो, लेकिन वो भी किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो OCI कार्ड होल्डर के लिए एलिजिबल होगा। सेकेंड कंडीशन है कि वो ये जिस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ, मतलब 26 जनवरी 1950 के दिन, वो इंडिया का सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल था, बट उसने किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप को होना चूज़ किया, तो वो भी OCI के लिए एलिजिबल है। अब ये जिसमें तीसरा जो है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि मान लीजिए जैसे हमने बांग्लादेश के साथ लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, ठीक है, 2015 में हमने क्या किया कि बांग्लादेश को 111 इनक्लेव दिए और बांग्लादेश से 55
इनक्लेव एक्सचेंज किए, ठीक है, मतलब उन्होंने भी 55 इनक्लेव अपने हमको प्रोवाइड किए, तो हमने इनक्लेव को एक्सचेंज किया। अब मान लीजिए कि कोई जो बांग्लादेश ने हमें 55 अपना इनक्लेव दिया है ना, अब मान लीजिए कि उसका कोई मेंबर था बट उसने किसी फॉरेन कंट्री को का सिटीजनशिप ले लिया था, ठीक है, तो अब ये हमारे अंदर आ गया है ये लैंड, तो ये बेसिकली एलिजिबल हो जाएगा OCI के लिए, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब वो सारे जैसे ये जो हमने 3 स्पेसिफिक प्रोविज़न पढ़े ना, अब इन सारे जो लोग हैं ना OCI के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, तो इनके सारे चाइल्ड या ग्रैंड चाइल्ड या उनके ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, ठीक है, ये भी एलिजिबल हो जाएंगे OCI के लिए। अब ये जो ऊपर 4 हैं, ठीक है, चौथे को मिला लीजिए, तो इन सबके माइनर चाइल्ड भी एलिजिबल होंगे OCI के लिए, ठीक। अब अगर कोई माइनर चाइल्ड है, ठीक है, जिसके दोनों पेरेंट्स इंडियन हो या फिर उनका एक पेरेंट इंडिया का सिटीजन हो, तो वो भी बेसिकली एलिजिबल होगा ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर के लिए, ठीक। इसी तरह मान लीजिए कोई इंडियन सिटीजन है, ठीक है, नहीं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, कार्ड होल्डर है बेसिकली, ठीक है, अब उसने किसी से शादी कर ली, तो ऐसा नहीं कि जिससे उन्होंने शादी की उसकी स्पाउस भी OCI कार्ड होल्डर इमीडिएटली हो जाएंगे, ठीक है, उनको पहले कम से कम जब उन्होंने शादी की, ठीक है, उसको रजिस्टर करना होगा, उसके बाद शादी के रजिस्टर होने के 2 साल बाद वो OCI कार्ड होल्डर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। उसके बाद कैसे किसी आदमी को मिलता है सर्टिफिकेट, तो इसमें NRI और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट तो है नहीं, बट अगर OCI के देखें तो जो भी पर्सन OCI कार्ड होल्डर के लिए एलिजिबल होंगे उन्हें OCI उनको OCI कार्ड मिल जाएगा, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। अभी हमने ऊपर देखा कि कौन कौन एलिजिबल होंगे, ठीक है, हमने 6 to 7 स्पेसिफिक पॉइंट देखे जो एलिजिबल होंगे उनको मिलेगा, तो इसमें सिंपल सी बात है। उसके बाद अप्लाई करना कहाँ होगा, हाँ, अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, वो फॉरेनर है और बेसिकली फॉरेनर ही तो होगा, बस उसका ओरिजिन जो होगा इंडियन होगा, तो वो OCI के लिए एलिजिबल होगा। अब मान लीजिए किसी फॉरेन कंट्री में स्टे कर रहा है, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कोई OCI कार्ड पाना चाहता है, ठीक है, अब वो USA का अभी करंटली सिटीजन है, ठीक, और वो एलिजिबल है OCI के लिए। अब उसको क्या करना होगा ना कि जो इंडिया के कुछ डिप्लोमेटिक मिशन होते हैं ना, जैसे डिप्लोमेटिक ऑफिसेस होती हैं ना, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में जिससे हमारे रिलेशन हैं उनकी ऑफिसेस हैं, वैसे ही उस कंट्री में हमारी भी ऑफिसेस होती हैं, तो वहाँ पे उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है, उसको वहाँ पे एप्लीकेशन देना पड़ेगा, ठीक, USA के सिटीजन को। अब मान लीजिए ऐसा भी तो केस हो सकता है कि कोई USA का सिटीजन हो, OCI के लिए एलिजिबल हो, लेकिन वो करंटली UK में रह रहा हो, तो उसको OCI कार्ड कैसे मिलेगा, तो भाई जो इंडिया का UK में डिप्लोमेटिक मिशन है, जो ऑफिसेस है, वहाँ पे उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक। अब मान लीजिए कि कोई USA का सिटीजन है, ठीक, वो OCI के लिए एलिजिबल है, पर वो करंटली अपने इंडिया में रह रहा हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है, ऑर्डिनरली वो इंडिया का रेजिडेंट हो। अब इसका ऑर्डिनरी रेजिडेंट का क्या मतलब है कि वो पिछले 6 मंथ इंडिया में रहा हो, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस है ना हमारे दिल्ली में है, ठीक है, तो वहाँ पे उसको अप्लाई करना पड़ेगा इसके लिए। फीस की बात करें तो NRI और PIO के लिए ऐसा कुछ मेंशन है नहीं यहाँ पे, लेकिन OCI की बात करें तो मान लीजिए कि वो फॉरेन कंट्री में है, ठीक। अब हमने ऊपर देखे ही कि मान लीजिए USA का हमने एग्जांपल लिया, USA से वो अप्लाई कर रहा है, USA का सिटीजन है और OCI के लिए एलिजिबल है, तो उसको वहाँ पे $275 देने पड़ेंगे, जो हमारे डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स हैं वहाँ पे, ठीक है, उनको पे करना पड़ेगा $275। अब मान लीजिए कोई UK में रह रहा हो तो $275 के बराबर UK की करेंसी में उसको वहाँ पे करना पड़ेगा। अब मैंने तीसरा केस आपको बताया था कि मान लीजिए वो इंडिया में रह रहा हो, तो इंडिया में वो जो फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस दिल्ली में है, वहाँ पे उसको जाके 15,000 रुपये पे करना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब कौन कौन से नेशनल एलिजिबल हैं इसके लिए, तो देखिए 2003 में हमारे पास
हमने जब OCI का कॉन्सेप्ट रखा ना, तो हमने केवल 16 कंट्री के मेंबर को ही OCI के लिए एलिजिबल बताया था, एक्सेप्ट बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। बट 2005 में अमेंडमेंट के बाद हमने ये सारी कंट्री पे एक्सटेंड कर दिया था, ठीक है। एलिजिबिलिटी जो OCI की वो सभी कंट्री को दे दिया था, वहाँ जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम स्पेसिफाई भी कर सकती है, मतलब नोटिफिकेशन के थ्रू कि हाँ भाई यहाँ के होंगे, यहाँ के नहीं होंगे, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे भी कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब बेनिफिट कौन सा मिलेगा, तो जो पर्सन ऑफ जो बेसिकली NRI हैं उनको सारी बेनिफिट मिलेंगे इंडियन सिटीजन्स के बराबर ही। लेकिन अगर इस पर कुछ गवर्नमेंट ना कोई नोटिफिकेशन इशू करके कुछ अगर चीज़ें स्पेसिफाई करती है तो उसके अकॉर्डिंग भी ये चीज़ें सेव हो जाएंगी। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात करें तो उसको एज सच कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। OCI के बेनिफिट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो OCI कार्ड होल्डर को क्या मिलता है, तो उसको मल्टीपल एंट्री एंड लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलता है इंडिया में विजिट करने के लिए किसी पर्पस के लिए, ठीक। बट अगर कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो अगर वो इंडिया में करना चाहता है तो उसको जो अपनी कंट्री में, एक तो जो हमारी डिप्लोमेटिक ऑफिस है वहाँ पे, या तो अगर इंडिया में है तो इंडिया में उसको फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से परमिशन लेनी पड़ेगी, स्पेशल परमिट लेना पड़ेगा। अब वो कौन कौन सी एक्टिविटी हैं, जैसे कि वो कोई अगर रिसर्च एक्टिविटी करना चाहता है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, स्पेशल परमिट लेनी पड़ेगी, ठीक। अगर वो कोई मिशनरी एक्टिविटी प्रमोट करना चाहता है या तबलीगी जैसे इस्लाम वगैरह में होता है ना, जमात वगैरह होता है, माउंटेनियरिंग या जर्नलिस्टिक एक्टिविटीज़ अगर वो कुछ करना चाहता है, ठीक है, उसके लिए। तीसरा यहाँ पे दिया गया है कि अगर वो देखो मान लो USA का OCI हमारा जो है OCI कार्ड होल्डर USA में है, ठीक है। अब वो कोई अगर ऑफिस ज्वाइन करता है इंडिया में, ठीक है, ऑफिस ज्वाइन करना चाहता है, कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफिस ज्वाइन करना चाहता है USA के थ्रू डिप्लोमेटिक मिशन के थ्रू, ठीक है, अगर उसमें वो कोई ऑफिस ज्वाइन करना चाहता है तो उसको स्पेशल परमिट लेनी पड़ेगी, ठीक। अगर वो इंडिया के किसी प्लेस को विजिट करना चाहता है, किसी प्रोटेक्टेड एरिया को विजिट करना चाहता है, किसी प्रोहिबिटेड एरिया को विजिट करना चाहता है, ठीक है, तो ऐसे एरियाज़ जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, ठीक, या फिर जो कोई कंपिटेंट अथॉरिटी होगी वो नोटिफाई करेगी कि हाँ भाई इस एरिया में OCI कार्ड होल्डर जो है वो विजिट कर सकता है, ठीक। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो दूसरा आता है, ठीक है, ये तो हमने पहले के अंदर 4 चीज़ें देखी। उसके बाद सेकंड वाले में हम देखते हैं, ठीक है, उसको और कौन से स्पेसिफिक बेनिफिट मिलेंगे। तो उसको जैसे कोई अभी जो फॉरेनर है ना, अगर वो इंडिया में स्टे करता है तो उसको 60 डेज़ के इंटरवल पे अपना जो रजिस्ट्रेशन है ना उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। लेकिन अगर OCI इंडिया में रह रहा है तो उसको ऐसी कुछ चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी कि उसको बार बार 60 डेज़ के इंटरवल पे रिन्यू करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन को, ठीक है, उसको इस चीज़ से एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक। अब वो उसको इंडियन जो OCI है ना उसको कुछ चीज़ों में जो इंडियन नेशनल है उनके बराबर का अधिकार है। जैसे कि अगर वो हमारे कंट्री में है और वो एयर जो है अगर वो फ्लाइट से ट्रेवल कर रहा है तो उसके ऊपर वही चार्जेस टैरिफ्स उसको फेस करने पड़ेंगे जो इंडियन सिटीजन्स के ऊपर अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि उसको आप फॉरेनर की तरह ट्रीट करके उससे ज़्यादा टैरिफ लेंगे हम, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक। अगर वो किसी नेशनल पार्क में विजिट करता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में विजिट करता है, ठीक है, नेशनल मॉन्यूमेंट में विजिट करता है, या कोई हिस्टोरिकल साइट्स हो गए, म्यूजियम हो गए, उनके अंदर विजिट करता है तो जो उसकी एंट्री फीस होगी ना वो इंडियन के बराबर ही अप्लाई होगी। उसको कुछ ऐसा कोई फॉरेनर की तरह उससे ज़्यादा पैसे नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं ना कि फॉरेनर से लोग ज़्यादा पैसे लेते हैं यहाँ पे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक। कुछ चीज़ों में NRI के बराबर उसको अधिकार मिलता है, जैसे कि इंटर कंट्री अडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, ठीक है। अब वो किसी इंटर कंट्री अडॉप्शन मतलब अगर कोई इंडियन चिल्ड्रन है उसको अडॉप्ट करना चाहता है तो उसको NRI को जो बेनिफिट इस एरिया मिलते हैं उसके बराबर ही बेनिफिट उसको भी मिलेंगे, ठीक। अगर वो कुछ किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अगर वो अपीयर होना चाहता है, जैसे नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट हो गया, जॉइंट एग्जामिनेशन मीन्स एडवांस हो गए, और भी ऐसे पोस्ट, ठीक है, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब स्पेसिफाई करे, ठीक, तो उसको कंपीट किसके अगेंस्ट करना, NRI के बराबर ही उसको इस एरिया में ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और उसको जो सीटें मतलब जो जितनी वैकेंसीज इंडियंस के लिए रिजर्व है ना उससे उसको बाहर रखा जाएगा, उसको इंडियन जो सिटीजन्स हैं उनके बराबर उसको ट्रीट नहीं किया जाएगा, उसको बस NRI के
इक्वल ही इसमें ट्रीट किया जाएगा। ठीक, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर वो कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेस करना चाहता है, ठीक है, अदर देन एग्रीकल्चर लैंड एंड फार्म हाउसेस या फिर प्लांटेशन प्रॉपर्टी वगैरह हो गई, ठीक, तो उसको क्या होगा बेसिकली, उसको एनआरआई के बराबर ही बेनिफिट मिलेंगे। अगर कोई प्रोफेशन वो परस्यू करना चाहता है, जैसे कि डॉक्टर्स का हो गया, डेंटिस्ट का हो गया, नर्सेस एंड फार्मासिस्ट का हो गया, ठीक, तो उसको इस एरिया में भी एनआरआई के बराबर ही बेनिफिट मिलेगा। एडवोकेट का हो गया, उसमें भी एनआरआई के बराबर, आर्किटेक्ट एंड सेम एज फॉर चार्टर अकाउंटेंट। ठीक, अब फिफ्थ प्रोविज़न है कि जो ओसीआई है ना, तो उनको एक तरह से कुछ एरिया में जो फॉरेनर हैं उनको ट्रीट किया जाएगा, उन्हीं की तरह उनको ट्रीट किया जाएगा। जैसे उसके लिए कुछ फाइनेंशियल, इकोनॉमिक या एजुकेशनल फील्ड हो गए जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है, ठीक है, तो उनको उस एरिया में फॉरेनर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। मतलब कुल मिला के इनको हर एक एरिया में एनआरआई या सिटीजन्स ऑफ इंडिया के बराबर ही इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक, कुछ एरिया में इनके ऊपर फॉरेनर रूल अप्लाई ही होंगे। ठीक, उसके बाद जो ओसीआई है ना, वो कुछ चीज़ों के लिए, कुछ चीज़ों में अपॉइंटमेंट के लिए वो एलिजिबल होगा, जैसे आईआईटीज़ में, ठीक, एनआईटीज़ में, आईआईएमएस में हो गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एंड एक्सीलेंस रिसर्च जैसे कुछ, ठीक है, आईआईएससीआर, ठीक है, आईआईएससी हो गया, ठीक, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो गए, ठीक है, कुछ एम्स हो गए जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा के अंदर आते हैं। ठीक, तो इसमें वो अपॉइंटमेंट होने के लिए एलिजिबल होगा। उसके बाद इंडिया में विजिट करने के लिए क्या उसे वीज़ा की ज़रूरत होगी? तो जो एनआरआई हैं उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अगर कोई जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ना, वो तो बेसिकली फॉरेन सिटीजन है ना, तो उनको वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, अब जो फॉरेनर हैं इनको वीज़ा किससे लेना पड़ेगा इंडिया में विजिट करने के लिए? तो इंडियन गवर्नमेंट उन्हें देगी। ओसीआई कार्ड, मतलब ओसीआई कार्ड ना, तो इसमें कुछ वीज़ा की ऐसी कुछ ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, उसको एक ही बार में सब मिल जाता है, ये मल्टीपल एंट्री भी कर सकता है, उसको लाइफ टाइम वीज़ा एक ही बार में मिल जाता है। वीज़ा की ज़रूरत होगी लेकिन उसको एक ही बार में मिल जाएगा, उसको बार बार कुछ रिन्यू वगैरह नहीं करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए एक स्पेशल बेनिफिट इसमें ये है। अब उसको क्या लोकल पुलिस अथॉरिटी से के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा, जैसे एक स्पेसिफिक टाइम के बाद। ठीक, तो अगर हम एनआरआई की बात करें तो उसके लिए कुछ ऐसा नहीं है। उसी जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उनके लिए है कि अगर वो 180 डेज से ज़्यादा स्टे करते हैं इंडिया में तो उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। ओसीआई के लिए ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उनको एनआरआई की तरह इस मामले में ट्रीट किया जाएगा, के बराबर ही इसमें ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वो इंडिया में कर सकते हैं? तो एनआरआई सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है वो जिस टाइप का वीज़ा लिए है ना उसी तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ठीक है, और जो ये ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हैं वो सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, एक्सेप्ट जिसमें कुछ स्पेशल परमिट की ज़रूरत होगी, जो अभी हमने ऊपर देखा, जैसे कुछ रिसर्च एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है, कुछ लैंड्स वगैरह बाई करना है, परचेस करना है, ठीक, तो उसके लिए हमने देखा था कि स्पेशल परमिट की ज़रूरत होगी, तो उनमें इनको स्पेशल परमिट की ज़रूरत होगी, बाकी सारी चीज़ों में उनको एनआरआई के बराबर ही ट्रीट किया जाएगा। अब सिटीजन्स, इंडिया का सिटीजनशिप एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब पाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? तो एनआरआई की बात करें तो एनआरआई तो सिटीजन है ही ना इंडिया का, उसको तो एक्सेप्ट वगैरह कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक, अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की बात करें, ठीक, तो उसके लिए क्या रूल है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कि उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया का रहना पड़ेगा 7 साल तक बिफोर ही इज़ गोइंग टू मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक, ओसीआई के लिए क्या है कि उसको 5 साल तक इंडिया का ऑर्डिनरी ओसीआई कार्ड होल्डर रहना पड़ेगा 5 साल तक, या फिर और इसके साथ साथ अगर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है ऑफ इंडिया का तो उसको 12 मंथ तक रहने के बाद ही वो अप्लाई कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप के लिए। ठीक, अब उसके बाद सिटीजनशिप को लेके कुछ आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो इसको भी हम देख लेते हैं एक बार जल्दी से। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 बेसिकली सिटीजनशिप देता है उन लोगों को
ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट हुआ 26 जनवरी 1955 का, तो जो उस टाइम एलिजिबल थे ना, उनके सिटीजनशिप को लेके बात कौन करता है? आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 किस चीज़ को बात करता है? तो आर्टिकल 6 ऐसे पर्सन के लिए बात करता है जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया में आए हैं कुछ स्पेसिफिक डेट के बीच में, ठीक। आर्टिकल जो 7 है ना, वो बात करता है कि कोई आदमी जो इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट करके गया हो और उसने जो फिर उसके बाद पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट किया हो, तो ऐसे सिटीजन्स के लिए। और आप इसको इन दोनों जो आर्टिकल 6 आर्टिकल 7 है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा कि सिर्फ ये 26 जनवरी 1950 तक ही अप्लाई है। उसके बाद के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के थ्रू उनको सिटीजनशिप वगैरह दी जाती है, ठीक है। उसके बाद 8th आर्टिकल, जो 8वां आर्टिकल है, वो क्या कहता है कि कुछ इंडियन ओरिजिन के पर्सन है ना, जो भारत से बाहर रह रहे हैं, उनके सिटीजनशिप को लेके डिस्कस करता है। आर्टिकल 8 में मेंशन है, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 9 जो है ऐसे लोगों के बारे में मेंशन करता है कि ऐसे पर्सन जो फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो उनकी इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी, लेकिन उन्होंने वॉलंटरी फॉरेन सिटीजनशिप एक्सेप्ट किया हो। ऐसा नहीं कि फोर्सफुली किसी ने उनको वहाँ की सिटीजनशिप दिला दी हो, ऐसे केस में अप्लाई नहीं होगा। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि कॉन्टिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। तो बेसिकली अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं, हल्का हल्का, ठीक, मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं। आर्टिकल 11 किस चीज़ के बारे में बात करता है? तो आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को राइट देता है कि अगर सिटीजनशिप को लेके कोई भी चीज़ अगर चेंजेस करने होंगे सिटीजनशिप एक्ट में, तो वो कौन कर सकता है केवल? तो वो केवल पार्लियामेंट ही कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास इसका कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। तो दैट्स आवर चैप्टर नंबर 7, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर में हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स देखिए जो लक्ष्मीकांत में है ना, उसमें जो सब क्लास वगैरह ना DE करके दिए हुए हैं, ठीक। तो अगर जो एग्जाम में पूछता है ना UPSC वगैरह में, वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से पूछता है, तो वो AB करके नहीं देता है, वो 1-2 करके देता है, तो हम उसको उसी तरह से देखेंगे, ठीक है। सो that's enough for today. So let's in our next class we are going to discuss the chapter number 8, that is fundamental rights. So thank you.